नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 8 नवंबर 2021 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए सर्वप्रथम पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसे यूएपीए कानून भी कहा जाता है। तो इसमें दिया है कि यह कानून मूल रूप से वर्ष 1967 में अधिनियमित किया गया था। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा कथन है, अधिनियम के अनुसार जांच अधिकारी को आतंकवाद से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने के लिए पुलिस महानिदेशक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो यह कथन भी एकदम सत्य है। अतः तीसरा कथन है, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम में अधिकतम सजा के रूप में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। तो यहाँ पर यह कथन असत्य है। सिर्फ यहाँ पर उत्तर होगा 1 और 2। तो यही ध्यान देना है कि यूएपीए है क्या। तो इसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट कहते हैं, जिसे गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है आतंकवादी गतिविधियों को रोकना, यानी जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं उन पर यह प्रयोग किया जाता है। इस कानून के तहत उन लोगों को चिन्हित किया जाता है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं या जिन पर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप होता है। तो यह कानून 1967 में लाया गया था और इसमें संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 19 क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की स्वतंत्रता। तो इसके अंतर्गत दी गई जो मूल स्वतंत्रता पर तर्क संगत सीमाएं लगाने के लिए इसे लाया गया था। यद्यपि इसमें कई बार संशोधन किए गए, लेकिन 2019 में जो संशोधन किया गया वह काफी मजबूत संशोधन हुआ। यानी इसके बाद इस कानून को यह शक्ति मिल गई कि किसी भी व्यक्ति को जांच के आधार पर आतंकवादी, पहले क्या होता था, कोई आतंकवादी संगठन को घोषित किया जाता था, लेकिन अब किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है और इसके लिए उस व्यक्ति को किसी आतंकी संगठन से संबंध दिखाना भी आवश्यक नहीं होगा। तो इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं, इसका दायरा काफी बड़ा है। यानी इसमें जैसे इसलिए इसका प्रयोग अपराधियों के लिए अलावा एक्टिविस्ट और आंदोलनकारियों पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल करने को भी गैर कानूनी गतिविधियों में ही शामिल किया जाता है। तो इस कानून के अंतर्गत भारत के खिलाफ असंतोष फैलाना भी कानूनन अपराध है। तो यूएपीए में धारा 18, 19, 20, 38, 39 के अंतर्गत केस दर्ज होता है। तो आखिर धारा 38 तब लगती है जब आरोपी के आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात पता चलती है और धारा 39 आतंकी संगठन को मदद पहुंचाने पर लगाई जाती है। इसी तरह से धारा 43D2 में किसी व्यक्ति की पुलिस हिरासत की अवधि दुगुना करने का प्रावधान। इसमें पुलिस को 30 दिन की कस्टडी मिल सकती है, वहीं न्यायिक हिरासत 90 दिन की हो सकती है। और 43D के 5वें खंड में इसके अनुसार कोर्ट व्यक्ति को जमानत नहीं दे सकता अगर उनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया केस बनता है। तो इस तरह से इसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। सरकार द्वारा घोषित आतंकी संगठन का सदस्य पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा इसमें मिल सकती है। तो यह जो है द हिंदू समाचार पत्र में आया हुआ है। त्रिपुरा की पुलिस ने 102 लोगों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मोलनुपिराविर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुनिया की पहली विषाणुरोधी दवा है जिसे कोविड-19 के इलाज के लिए गोली के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह कथन एकदम सही है। इसे मूल रूप से इन्फ्लुएंजा के उपचार के लिए विकसित किया गया था। ये भी कथन एकदम सत्य है। इस दवा का जो कोड नेम है EIDD2081, ये भी सही है। लेकिन यहाँ देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन से गलत हैं? तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी 1, 2, 3 ये तीनों सही हैं। तो इसमें क्या होगा? आंसर डी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह भी द हिंदू में आया हुआ है कि डज द न्यू ओरल ड्रग मोलनुपिराविर ट्रीट कोविड-19। तो इसमें दिया गया है व्हाट इज मोलनुपिराविर और फिर जो है व्हाट इज द इंडियन
कनेक्ट, इसका जो है क्या संबंध है, तो 2 इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज Aurobindo Pharma Limited and MSN Laboratory earlier requested permission to in late stage trial of their generic version of Molnupiravir। तो इस तरह से यह देख सकते हैं कि यूके ने इस पर मान्यता दे दी है और इसे मर्क कंपनी ने बनाया है। एक एंटी वायरल गोली है। यह मूल रूप से इन्फ्लुएंजा के इलाज के लिए विकसित किया गया था और इसका आविष्कार एमोरी विश्वविद्यालय की एक गैर लाभकारी कंपनी एमोरी ड्राइव एलएलसी में ड्रग इनोवेशन वेंचर्स में किया गया था। तो कंपनी का दावा है कि इस गोली के तीसरे फेज के ट्रायल में पाया गया कि इसके मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने या मौत की जोखिम को काफ़ी हद तक कम कर दिया है और यह 775 लोगों पर इसका ट्रायल किया गया है। तो कोविड होने के 5 दिन के भीतर एंटीवायरल इनमें दवा दी गई थी और लगातार इन्हें निगरानी में रखा गया, जिसमें 50% जोखिम को कम पाया गया। तो यूके सरकार ने इस गोली के इस्तेमाल की सबको मंजूरी दे दी है। तो इंग्लैंड के ड्रग नियामक संस्था द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि इस गोली का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और यह दवा दिल के मरीज, डायबिटीज, मोटापे से ग्रसित या अन्य बीमारियों के मरीज कोरोना की चपेट में आने पर यह दवा ले सकते हैं। भारत में इस दवा के उपयोग पर ड्रग्स नियामक संस्था ने किसी तरह की अभी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि अमेरिका द्वारा 17 लाख खुराक पर समझौता किया गया है। वहीं मर्क कंपनी ने साल के अंत तक करीब 1 करोड़ खुराक बनाने का लक्ष्य भी रखा है। तो एक तरह से यह अच्छी खबर है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में ग्लासगो में आयोजित जलवायु सम्मेलन में भारत द्वारा घोषित जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों में कौन सा शामिल नहीं है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचामृत मंत्र दिया था। तो उस 5 मंत्रों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, आइए उसे देखते हैं। तो पहला दिया गया है कि भारत वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य हासिल कर लेगा। यह तो था, यह शामिल था। भारत वर्ष 2040 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करेगा। यही कथन असत्य हो जाता है। 2040 नहीं होगा, 2030 होगा। और तीसरा भी देख लीजिए, 2030 तक जीडीपी की प्रति इकाई उत्सर्जन तीव्रता को भी 45% से कम करेगा। यह भी कथन सत्य है। भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा भी स्थापित करेगा। यह भी कथन सत्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, पीएम्स क्लाइमेट प्रोमिसेस एंड हाउ फार इंडिया इज ऑन ट्रैक टू मीट देम। तो यहाँ पर देखिए दिया है कि नेट जीरो 2070 तक, इमिशन इंटेंसिटी रिन्यूएबल एनर्जी 500 गीगावाट की बात की जा रही है, नॉन फॉसिल्स फ्यूल, फॉरेस्ट कवर, एब्सोल्यूट इमिशन। तो यहाँ पर यह पॉइंट हमने इसको पॉइंट में दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने मौजूदा जलवायु लक्ष्यों को उठाया और कुछ नए लक्ष्यों की घोषणा की। और वह नए लक्ष्य, जैसे पहला बताया मैंने कि 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा जीवाश्म रहित ऊर्जा। दूसरा क्या था कि 50% ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी, वहां पर क्या था 2040 लिखा था। तीसरा है भारत में अब से लेकर 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन में 1 अरब टन की कमी करेगा। और चौथा है 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा है 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। तो नेट जीरो का मतलब क्या होता है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म कर देना, जिससे कि धरती के वायुमंडल को गर्म करने वाली ग्रीन हाउस गैसों में इस वजह से और वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। पहले नंबर पे चीन है, फिर अमेरिका, यूरोपीय संघ को एक साथ लेने पर भारत की गिनती चौथे नंबर पर आती है। लेकिन जनसंख्या के हिसाब पर अगर बात किया जाए तो भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दुनिया के अमीर देशों के मुकाबले बहुत कम है। वर्ष 2019 में भारत ने प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1.9 टन उत्सर्जन किया था। वहीं इस वर्ष अमेरिका के लिए आंकड़ा 15.5 टन प्रति व्यक्ति और रूस के लिए 12.5 टन था। तो इस तरह से चीन ने 2060 तक इस लक्ष्य को हासिल करने की बात कही थी, अमेरिका और यूरोपीय संघ 2050 तक और भारत 2070 तक बात
कर रहा है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड सूचकांकों में भारत की सरकारी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने की भारत सरकार की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत रिजर्व बैंक ने पूर्व में बिना किसी सीमा के सरकारी प्रतिभूतियों में गैर निवासियों द्वारा निवेश के लिए पूर्णतः सुलभ मार्ग को अधिसूचित किया था। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा, इस कदम से भारत के ऋण बाजार में विदेशी प्रवाह बढ़ने की उम्मीद है। यह भी कथन एकदम सत्य है और यह सरकार को अपने बाजार उधार कार्यक्रम के प्रबंधन में भी मदद करेगा। यह भी कथन सत्य है। अतः आंसर क्या होगा? डी होगा। तो यह भी द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। फ्रेमवर्क फाइनलाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू सून ज्वाइन ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस, यानी सरकारी प्रतिभूतियां जल्द वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में शामिल होंगी। यानी सरकार ने अधिकांश पृष्ठभूमि के बुनियादी ढांचे को अंतिम रूप दे दिया है और वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में भारत के प्रवेश को तैयार करने के लिए आपूर्ति पक्ष के मुद्दों को सुलझा लिया है। तो इसके लिए क्या है कि वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी व्यापार और भारतीय बॉन्डों के निपटान के लिए अधिकांश आवश्यकताओं पर काम किया है। तो इस तरह से इससे विदेशी प्रवाह को आकर्षित करने में, ऋण बाजार में सरकार को अपने बाजार उधार कार्यक्रम में मदद करने और प्रतिफल पर नियंत्रण रखने की उम्मीद है। तो इस तरह से भारत पूरी तरह से तैयार है और यह जो है ध्यान रखेंगे कि निष्क्रिय वैश्विक बॉन्ड फंडों के बीच व्यापार से उत्पन्न अस्थिरता के डर और जरूरत पड़ने पर इसे कोई संभावना नहीं है। यही कारण है कि इसमें लेट लगा। लेकिन भारत के पास 640 अरब डॉलर के बड़े विदेशी मुद्रा भंडार को देखते हुए विश्वास है कि भारत किसी भी अस्थिरता का सामना कर सकता है। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व वर्ष में आया हुआ प्रश्न है। यह 2019 में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है? कहां पर? कंगनहल्ली, सांची या शाहबाजगढ़ी या सोहगौरा? तो इसमें आंसर होगा कंगनहल्ली। कंगनहल्ली कहां है? यह कर्नाटक में है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित है। यहाँ के एक महास्तूप से सम्राट अशोक का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिस पर ब्राह्मी लिपि में, किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में यह जो है रानियों अशोक यानी राजा अशोक शब्द उत्कीर्णित है। साथ ही अशोक का उसकी रानी तथा कई अन्य स्त्रियों के साथ उत्कीर्णित चित्र भी अंकित है। और आज बात करेंगे फैक्ट ऑफ द डे की, भारत में आत्महत्या। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है या द इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आई है। एनसीआरबी रिपोर्ट 2020 में किसानों से अधिक कारोबारियों ने खुदकुशी की है। तो यहां पर 2019 की तुलना में 2020 में किसानों से अधिक बिजनेसमैन की संख्या है। यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के लेटेस्ट डाटा के मुताबिक साल 2020 में एक ही वर्ष में 10,677 किसानों की तुलना में 11,716 बिजनेसमैन ने आत्महत्या की है। तो इसमें 11,000 से अधिक मौतों में आत्महत्या करने वालों में 4,356 ट्रेड्समैन थे और 4,226 वेंडर्स यानी विक्रेता थे और बाकी मरने वालों लोगों की अन्य व्यवसाय की श्रेणी में, यानी 3 श्रेणियों में एनसीआरबी ने इसे रखा है। तो यह जो है आत्महत्या का रिकॉर्ड व्यापारिक समुदाय को वर्गीकृत कर रहा है। तो इसमें जो है बिजनेस कम्युनिटी यानी कारोबारी समुदाय के बीच आत्महत्या के मामलों में 29% की बढ़ोतरी हुई है और इसमें 49.9% की छलांग के साथ 2019 में 2609 से बढ़कर 2020 में 4356 हो गई है व्यापारियों की। वहीं देश में कुल आत्महत्या का जो आंकड़ा है 10% बढ़कर 1,53,052 हो गया है और यह अब तक का सबसे अधिक है। तो इसमें परंपरागत रूप से पहले क्या था, किसानों में आत्महत्या का जो है प्रवृत्ति ज्यादा देखी जाती थी, लेकिन किसानों की तुलना में व्यापारिक समुदाय के बीच हमेशा ऐसी मौतें कम देखी जाती थी। मगर इस बार व्यापारी कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद उपजे आर्थिक संकट से तनाव में है। यानी आपने देखा होगा लॉकडाउन में सभी दुकानें बंद कर दी गई, परिवहन बंद कर दिया गया। इससे छोटे छोटे जो व्यापारी कारोबारी थे वह लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। बड़े बड़े व्यवसायी लोग जो थे
वह मान लीजिए अपने आप को कुछ दिन तक बचा के रखे। बहुत सारे हर सेक्टर में, चाहे संस्थानों में भी बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह से महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान जो छोटे व्यवसायों और व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। कई लोगों को दुकान बंद करने पर मजबूर होना पड़ा। आप अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे तो बहुत सारी दुकानें आज भी बंद पड़ी हैं, क्योंकि अब उनको फिर से खोलने के लिए उनके पास वह धनराशि नहीं रह गई है। तो इस तरह से एनसीआरबी की रिपोर्ट में अगर देखा जाए 2016 में 8,573 व्यापारियों ने आत्महत्या की थी, जबकि 17 में 7,778, 18 में 7,990 और 19 में 9,000, 20 में 11,000। सोचिए इतना लंबा छलांग। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? कोविड नामक यह महामारी है। तो इस तरह से यह भी महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि आज का अंक आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।